हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पी एंड सी जिसको हम बोलते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बच्चे ये ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल, परम्यूटेशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इन सभी को अगर जोड़ दो तो कई बार इस अकेले से इतना आ जाता है जितना इन चारों से नहीं आता एग्जाम में। चाहे वो जेई का एग्जाम हो, JEE मेंस एडवांस, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो आपका बोर्ड ही क्यों ना हो, +2 बोर्ड। सो ध्यान रखिएगा इस चैप्टर का। ये आपने बीटेक में भी पढ़ना है और ये ही एक ऐसा चैप्टर है जो 9th क्लास में पढ़ा है आपने, 10th क्लास में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है और अब 12th में भी आप पढ़ रहे हो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ने से पहले प्रोबेबिलिटी की अगर डेफिनेशन मैं क्लियर करूं तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से पहले हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस क्लियर करते हैं, सम स्पेशल डेफिनेशंस यानी सम डेफिनेशंस। ओके, एक्सपेरिमेंट, पहली डेफिनेशन है एक्सपेरिमेंट। एन ऑपरेशन विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। वो ऑपरेशन जो रिजल्ट देगी इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। अब आप मुझे बताओ कि कौन सी ऑपरेशन है या कौन सा रिजल्ट, एन ऑपरेशन विच रिजल्ट, जो हमें एक रिजल्ट देता है वेल डिफाइंड आउटकम का। ये ध्यान रखिएगा, कैसा आउटकम बोला भाई? वेल डिफाइंड, जो डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो। मेरी बात समझ रहे होगे आप लोग। एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे हैं जो आप लोग करते हो, उल्टा लटक जाओ वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। वेल डिफाइंड, उससे क्या आउटकम आ रहा है? क्योंकि कोई आउटकम नहीं मिल रहा तो क्या फायदा हुआ ऐसा एक्सपेरिमेंट से? नो, ठीक है जी। जैसे कई लोग फेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में क्या खैर बोलूं, बहुत सारे मेरे माइंड में भी यार, जैसे फेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बाद में कोई वेल डिफाइंड अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो वो उस एक्सपेरिमेंट को फायदा नहीं है, ठीक है। और आउटकम अगर वेल डिफाइंड नहीं मिल रहा है, जैसे हम लोग अभी कोविड-19 के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं अलग अलग, ठीक है, टेस्टिंग किट बन रही है, सो जिससे वेल डिफाइंड आउटकम मिलता है वही हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी, वेल डिफाइंड, ये ध्यान रखिएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसके बहुत सारे एग्जांपल भी अभी मैं दे दूंगा आपको। एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट, अभी एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी है, जिसमें वेल डिफाइंड आउटकम आएगा। चाहे वो कॉइन को टॉस करो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, चाहे डाइस को फेंको वो भी एक्सपेरिमेंट है, चाहे आप आपका जो ताश जिसको हम बोलते हैं, है ना, उसको आप कार्ड्स को आप कोई एक कार्ड सिलेक्ट करते हो, वो भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ। सो एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इनमें से किसी का भी आउटकम जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है विद सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मींस कि डाइस को फेंका तो 2 नंबर ही आएगा, कॉइन को फेंका तो हेड ही आएगा, टास को फेंका तो गुलाम ही, जैक ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। सर्टेनिटी तो नहीं है। इस सारे एक्सपेरिमेंट्स को मैं क्या बोलूंगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। कैसा एक्सपेरिमेंट भी? रैंडम। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। सो दीज आर ऑल आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में अगर आप बात करोगे, अगर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है मेनी टाइम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस और आउटकम ईच टाइम जो है इज नॉट सेम, मतलब क्या हो रहा है? मेरी बात ध्यान सुनो। अगर मैं किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहा हूं, कॉइन को टॉस किया जा रहा है, कभी हेड आता है, कभी टेल आता है, कभी टेल आता है, कभी हेड आता है, कभी हेड आता है, कभी टेल आता है, समझ रहे हो क्या? ठीक है। अगर वो जो कॉइन है वो आपकी कैसी है? कॉइन कैसी है? फेयर कॉइन है। शोले वाली कॉइन नहीं चाहिए। शोले मूवी में देखा ना आपने कौन सी कॉइन थी वो? सो उसमें दोनों तरफ ही हेड था, वो कॉइन नहीं चाहिए हमें हेड टेल वाली चाहिए। अगर वो कॉइन कैसी है? फेयर कॉइन है। सो अगर वो बार बार कुछ आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए जा रहे हो और कुछ अलग अलग आपका क्या आ रहा है, आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है, ईच टाइम नॉट द सेम आउटकम, देन दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन से दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी foretold before is not a random experiment। मतलब पहले मैं उसका आउटकम नहीं बता सकता तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
So an experiment whose outcome can be foretold before is not a random experiment. For example, when a stone is thrown upward. भाई अब लोग पत्थर फेंको, कहते नहीं थूकोगे तो अपने मुंह पे गिरता है, अगर ऊपर आसमान की तरफ थूकोगे, वो तो पता ही है पहले से, वो कोई नई बात तो है नहीं, वो पता है ग्रेविटेशन फोर्स नीचे खींचना है, यानी कि स्टोन को ऊपर फेंका वो तो 100% है कि वो नीचे ही आएगा, ऊपर तो नहीं चला जाएगा कि ऊपर खींच लेगा उसको, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। सो इट इज श्योर दैट द स्टोन विल फॉल डाउनवर्ड, सो देयरफॉर थ्रोइंग ए स्टोन अपवर्ड इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, सैंपल स्पेस। ओके, आर यू गेटिंग दिस? एग्जांपल अगर लेने बहुत सारे, जैसे फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हो, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और डाइस को, अनबाइस्ड डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, तो ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। कौन, तो मैं एग्जांपल यहां लिख देता हूं, सो आप खुद से लिख सकते हो, टॉसिंग अ कॉइन, हाँ जी, टॉसिंग अ फेयर कॉइन लिख सकते हैं आप यहां, टॉसिंग अ कॉइन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, हाँ जी, सेकंड पॉइंट, फेयर डाई को आपने क्या किया, थ्रो किया, ये भी लिख दो, थ्रोइंग एन अनबाइस्ड डाई लिख दो, थ्रोइंग एन अनबाइस्ड डाई, अनबाइस्ड डाइस। नेक्स्ट, सैंपल स्पेस, ये आपका दिमाग खोल देगा, जब तक आप सैंपल स्पेस नहीं बनाओगे आपके गलती के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे, ये बात ध्यान रखना। सैंपल स्पेस बनाना बहुत जरूरी है बेटे, इसको ध्यान में रखिएगा। सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ all possible outcomes of a random experiment is called the sample space। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे कि मैं कॉइन की ही बात कर लेता हूं, इसका सैंपल स्पेस बनेगा हेड या फिर टेल। डाइस को थ्रो किया, इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6। Set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space for that experiment. It is usually denoted by S. इसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल इसके ले लो भाई, एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे अभी मैंने आपके सामने ही एग्जांपल दिया। अच्छा, के बच्चे कहते हैं 2 बार कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, अगर 2 बार कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, वो भी देख लो। 2 बार कॉइन को टॉस, एग्जांपल अपने आप लिख लो दोबारा से, 2 बार कॉइन को टॉस किया तो हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, या फिर टेल टेल आ जाए। सो दैट इज द सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स, उसके लिए सैंपल स्पेस बन रहा है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो तो बताओ, मैं मिलता हूं उस बच्चे को तो बताया भी इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो 2 कॉइन को टॉस करने पे, ठीक है, तो फिर वो मुझे मिले, पर्सनली कॉन्टेक्ट करे मुझे, ठीक है जी। आगे बढ़े। सिमिलरली ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट है, जैसे डाइस वाला है, उसमें 1 2 3 4 5 6 आएगा, ठीक है। 2 बॉल्स हैं, मान लो, एक मैं ले लेता हूं यहां पे, एक बैग है, उसके अंदर ये बैग है हमारा, ओके। इस बैग के अंदर ध्यान से देखना बेटे, इस बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स ले लो और 2 ब्लैक बॉल्स ले लो, ठीक है। 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 3 रेड है, 3 रेड, 1 2 3 रेड है और 2 ब्लैक बॉल्स है, 2 ब्लैक बॉल्स। चलिए, ये R1 है, R2 है, R3 है, B1 है और B2 है, ठीक है। सैंपल स्पेस इसका बताइए क्या बन रहा है अभी। इसका सैंपल स्पेस एक बच्चे से पूछा था कि कितने एलिमेंट आएंगे, तो वो कह रहा 6 आएंगे। नहीं बेटे, ये गलती मत करना इसमें। सो सैंपल स्पेस इसका ड्रॉ करिए, ये आएगा R1 R2, बोलिए R1 R2, हो सकता है वो R1 R2 को क्या करे, सिलेक्ट करे, 2 बॉल्स निकाल दिया ना, R1 R2, R1 R3, हाँ जी, R1 R3, R2 R3 ले लो, है ना, R2 एंड R3, R2 R3, B1 B2, ठीक है, B1 B2, R1 B1 ले लोगे फिर आप, B1 B2, R1 B1 लिया नहीं, चलो इसको कंसीडर करो, ठीक है। R1 B2, हाँ जी, R1 B1 हो गया, R1 B2 हो गया, R2 B1, R2 B2, R2 B1, R2 B2,
हाँ जी, इसके अलावा पॉसिबिलिटी क्या होगी, लास्ट जो पॉसिबिलिटी है R3B1 और R3B2, R3B1 और R3B2, R3B2। सो बेटे आप देख सकते हो यहाँ टोटल कितने हैं एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आउटकम्स कितने हैं 10 पॉसिबल है इसमें, है ना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। और ये हमारा सैंपल स्पेस बना दिया आपका, और इसको ध्यान से नोट डाउन करिए, ऐसे अलग अलग सैंपल स्पेस खुद बनाइए, मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, आप खुद से सैंपल स्पेस ड्रॉ करिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट डेफिनेशन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इवेंट की। इवेंट पढ़िए जरा, रीड करिए। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स। जब आप कॉइन को टॉस करते हो 2 बार तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा। पहले भी लिखा था हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक, केवल बच्चे कहते हैं सर हेड टेल और ये टेल हेड तो सेम है, सेम नहीं है बेटे। ये फर्स्ट टाइम जो आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, ये सेकंड टाइम आया, ये फर्स्ट टाइम में टेल आ गया, सेकंड टाइम में हेड आया। ठीक है, सो दैट इज अ सैंपल स्पेस फॉर दिस। ठीक है, अब मैंने यहां क्या लिखा आगे, नाउ सपोज, ठीक है, दैट वी आर इंटरेस्टेड, सपोज, ये थोड़ा मिस हो गया यहां पॉइंट, सपोज दैट वी आर इंटरेस्टेड, suppose that we are interested in those outcomes which correspond to the occurrence of exactly one head. Exactly one head जिसमें आता हो उसमें हम इंटरेस्टेड है। Exactly head इस केस में आ रहा है और इस केस में आ रहा है, यानी कि इसका सैंपल स्पेस जो बनेगा वो बनेगा हेड टेल, टेल हेड। आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। These 2 elements form the set this, इसमें से 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। और जो आप ये जो E, इसको E से डिनोट करो, स्टैश रहने दो, ये भी एक इवेंट मान सकते हो इसको। ये जो इवेंट है ये इसका क्या है, सबसेट है। ये तो एक सेट है, इस सेट का ये क्या है, सबसेट है। और अगर ये इसका सबसेट है तो यहां से एक पॉइंट बड़ा सिंपल सा क्लियर हो जाता है कि जो इवेंट होता है वो सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। ठीक है, सो E इज अ सबसेट ऑफ, यानी कि इवेंट जो है वो उसकी डेफिनेशन ही है कि वो सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। और आपने अभी पढ़ा हुआ है सब सैंपल स्पेस क्या होता है, उसके जो अलग अलग इवेंट्स आते हैं, जैसे एक इवेंट आता है इसमें 2 हेड हो, एक इवेंट 2 टेल वाला, जैसे यहां मैं डिस्कस करता हूं। चलिए पहला डिस्क्रिप्शन दिया हुआ इवेंट्स का, नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2। तो एक ही केस ऐसा है जिसमें एग्जैक्टली 2 टेल्स है, यानी कि TT। सेकंड, नंबर ऑफ टेल्स एट लीस्ट 1। ठीक है, सो एट लीस्ट 1 चलेगा, टेल कम से कम एक होनी ही चाहिए, यानी कि हेड टेल, टेल हेड, 2 हो जाएंगे तो बहुत बेटर है। मान लिया उसने कम से कम एक बोला, 2 मिल गई तो बहुत अच्छा है। नंबर ऑफ हेड इज एट मोस्ट 1। हेड एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक। सो हेड ज्यादा से ज्यादा एक हो, यानी कि 2 नहीं चल पाएगा, 2 वाला केस नहीं लेंगे हम। अरे 0 वाला केस आ जाएगा, 0 वाला आएगा। उसने बोला ज्यादा ज्यादा एक हेड हो, नहीं है तो बहुत खुशी की बात है जी, ना हो तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सो यही सेम बन जाएगा इसका भी, सेम ही आएगा। ठीक है, फिर देन इस केस में क्या बोला, ये तो 3 हो गए। हाँ जी, सेकंड टॉस इज नॉट हेड, सेकंड टाइम हेड नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको इग्नोर कर दो, इसको भी इग्नोर कर दो, ये दोनों आएंगे। सेकंड टाइम हेड नहीं चाहिए हमें, तो हेड टेल टेल टेल, ये केस आ जाएगा। नंबर ऑफ टेल्स इज एट मोस्ट 2। जो नंबर ऑफ टेल्स है वो ज्यादा से ज्यादा 2 हो, तो अगर नहीं है टेल तो हमारे लिए खुशी की बात है। ज्यादा से ज्यादा 2 की बात कर रहा है, तो फिर तो हमारे चारों ही आ जाएंगे, फिर सैंपल स्पेस ही आ जाएगा पूरा, क्योंकि 1 आ जाएगी तो भी चलेगा, 2 आ जाएंगी तो भी हमारे लिए खुशी की बात है, टेल 2 आ जाएंगी, है ना। नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2। नंबर ऑफ टेल्स जो है वो मोर देन 2 हो जाए, 2 से ज्यादा टेल तो है ही नहीं बेटे, सैंपल स्पेस में नहीं है, तो सबसेट में कहां से आ जाएंगी। सो ये 5 आएगा यहाँ। सो ये डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा अभी, ये इवेंट का डिस्क्रिप्शन है, करस्पॉन्डिंग सबसेट हमने बताए। ठीक है जी, जो सबसेट हुए इसी के एस के, सो ये अलग अलग सबसेट है, ये इसी सेट के सबसेट है, जो हमारा सैंपल स्पेस है उसके सबसेट है, और ये इवेंट्स है।
ठीक है जी। और ऐसे ही बहुत सारी डिस्क्रिप्शन बन सकती हैं। अगर आप डाई को थ्रो करते हो तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं मैं यही लिख देता हूँ। जैसे हमने डाई को थ्रो किया, सो डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, यही आएंगे सेंटर स्पेस में। और अगर इसमें से एक मैं इवेंट ले लेता हूं, ठीक है, यानी कि ऑड नंबर वाला, कौन सा भाई, ऑड नंबर वाला, तो ऑड नंबर वाले इवेंट में सिर्फ 1 3 5 आएगा। इवन नंबर वाले में क्या आएगा जी, 2 4 6 आएगा। एक ऑड वाला केस कंसिडर कर लिया, गिवन वाला कंसिडर कर लिया, है ना। और एक ले लेता हूं 4 से ग्रेटर वाला नंबर जिसमें आ जाए। तो ऐसे अलग अलग आपके इवेंट्स बनते जाएंगे। सो प्राइम नंबर वाला इवेंट बन जाएगा, ऐसे अलग अलग इवेंट बनते चले जाएंगे। ओके, सो कुछ नोट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो मैं आगे इसके बाद लिख देता हूँ। सो उनको भी आप नोट कर लीजिएगा, वो इवेंट के ऊपर ही है। यानी कि हमारी 4 डेफिनेशंस हो गई हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, नोट में इवेंट्स के ऊपर ही नोट बनाए हैं मैंने, और 3 नोट्स हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए। सैंपल स्पेस एज प्लेज द सेम रोल एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। जो सैंपल स्पेस ऐसा है वो प्ले करता है सेम रोल एज द यूनिवर्सल सेट, मतलब उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे सैंपल स्पेस हमारा बनता है डाइस के लिए 1 2 3 4 5 6। Sample space has plays the same role as a universal set for all problems related to the particular experiment. एक particular experiment के ऊपर, जैसे एक्सपेरिमेंट कौन सा, डाइस वाला है, उसके ऊपर रिलेटेड जितने भी आउटकम्स होंगे वो सभी सैंपल स्पेस के अंदर आएंगे। यानी सैंपल स्पेस प्ले द सेम रोल यूनिवर्सल सेट का, इसको आप यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हो, जितनी प्रॉब्लम्स होंगी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। अब बात करता हूं फाई की। फाई का मतलब है कि आपने डाइस को थ्रो किया तो कुछ भी ना आए, तो ऐसा इवेंट तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो आएगा। सो फाई इज आल्सो सबसेट, लेकिन फाई सबसेट जरूर है किसका, सैंपल स्पेस का, कह सकते हो, है ना। सो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस विच इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है जो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन सैंपल स्पेस के अंदर आ सकता है, ठीक है, सबसेट है उसका, ठीक है। एस इज आल्सो सबसेट, एस भी ही सबसेट है किसका, एस बी सबसेट किसका है, सैंपल स्पेस का। और एस जो है श्योर इवेंट है, इसका दूसरा नाम है सर्टेन इवेंट, इसको सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, जो होना ही है। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि मैंने डाइस को थ्रो किया और 1 से 6 में से कोई भी नंबर आ जाए, तो वो क्या है, सैंपल स्पेस ही तो है, 1 से 6 ही नंबर होते हैं। तो आपने बोला कि 1 से 6 कोई भी नंबर आ जाए, ये सैंपल स्पेस ही तो हुआ। आगे, above discussion suggests that a subset of sample space is associated with an event। यानी कि जो सैंपल स्पेस है उसके जितने भी सबसेट हैं, जैसे इसके सबसेट अलग अलग ले लेता हूं मैं, एक 1 आ सकता है, एक में 2 आ सकता है, अलग अलग सबसेट बहुत सारे पॉसिबल हैं। सो ये जितने भी सबसेट हैं, चाहे 1 2 ले लो, ये सभी क्या है, इवेंट्स हैं, ठीक है। एंड एन इवेंट इज एसोसिएटेड विद दिस सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। और जो इवेंट है वो, ये सारे इवेंट्स जितने भी आप देख रहे हो, ये सभी जो इवेंट्स हैं वो सभी क्या है, ये सबसेट है सैंपल स्पेस का, इस सैंपल स्पेस का क्या है, ये सभी सबसेट है। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको समझ आ रहे होंगे। ऐसे हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस डिस्कशन से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जो इवेंट है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटे, इवेंट्स को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पहला सिंपल इवेंट, जिसको एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोलते हैं, और सिंपल इवेंट के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, अगर कोई भी एक इवेंट में ओनली एक ही सैंपल पॉइंट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट बोलते हैं या एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। एग्जांपल मेरे को बहुत है सिंपल इवेंट के। जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट आते हैं, हेड या टेल आता है। और मैं 2 इवेंट ऐसे लेता हूं, एक इवेंट में बोलता हूं कि अकरेंस ऑफ ओनली 1 हेड, एक में बोलता हूं अकरेंस ऑफ ओनली 1 टेल। तो ये जो 2 इवेंट आप देख रहे हो, ये दोनों क्या है, सिंपल इवेंट है, क्योंकि सैंपल पॉइंट एक है सैंपल स्पेस से जो मिल रहा है, ठीक है। अब डाई को थ्रो करते हैं, अगर आप डाई को थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है हमारा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सैंपल स्पेस है। ओके, और
इसमें अगर मैं बात करूं अकरेंस ऑफ 5, अकरेंस ऑफ 2, तो अगर 5 की बात करें तो 5 आएगा, अकरेंस ऑफ 2 की बात करेंगे तो 2 आएगा। मतलब बड़ा साफ है, मतलब साफ ये है कि ये दोनों में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं, वो एक एक ही आ रहा है, देख सकते हो। तो दे बोथ आर सिंपल इवेंट। ओके, अब बात करता हूं मिक्स्ड इवेंट की या कंपाउंड इवेंट की या कंपोजिट इवेंट की। ओके, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब मान लीजिए एक सैंपल स्पेस है मेरे पास, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 to the power 2, 4 सबसेट बनेंगे। एक तो ये बनेगा जिसमें कोई भी एक एलिमेंट नहीं होगा, एक 1 एक 2, और एक में क्या होगा 1, 2। इनमें से कोई भी अगर आप ले रहे हो, क्या इवेंट ले रहे हो, सो मोर देन 1 भी हो सकता है, कंटेन्स मोर देन 1 इज कॉल्ड ए मिक्स्ड इवेंट। इस सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, तो इस हिसाब से तो 1, 2 ही इसका क्या होगा, मिक्स्ड इवेंट होगा, और 1 और 2 इसके क्या होंगे, सिंपल इवेंट होंगे। समझ गए हो गया बात को? ठीक है, सो ये मिक्स्ड इवेंट 1, 2 जो एलिमेंट आ रहा है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका कंपाउंड इवेंट का। ठीक है, एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक कॉइन को 3 बार टॉस कर देंगे। ठीक है, एक कॉइन को मैं कितनी बार टॉस कर रहा हूं, 3 टाइम्स। सो जब बेटे 3 टाइम्स आप कॉइन को टॉस करते हो तो क्या क्या पॉसिबल है, या तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, बोलो, ऐसे ही है ना, अलग अलग, ट्रिपल एच, एच एच टी हो गया, एच टी एच हो गया, एच एच टी, सही है। सो एच टी टी जाके, अब जहां, अब कई बार ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बेटर है कि जहां हेड है आप वहां टेल लेकर। ठीक है, तो ट्रिपल टी, फिर टी टी एच, टी टी एच, देन टी एच टी, टी एच टी, और टी एच एच, टी एच एच। तो इस तरीके से 8 एलिमेंट आ रहे हैं सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 3, यानी कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 है। अब मुझसे जो पूछा जा रहा है उसको जरा ध्यान से समझना, जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये कि एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्ड। अलग अलग इवेंट है, एक इवेंट है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्ड, मैं लिख देता हूं ई, एक इवेंट है जिसे बोला गया एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्ड, 1 हेड अपीयर्ड। ऐसे एक और ले लो, हाँ जी, एट लीस्ट 1 हेड अपीयर्ड, एट लीस्ट 1 हेड अपीयर्ड। ऐसे ही कौन ले लो बच्चे, ऐसे अलग अलग लेते जाओगे। एट मोस्ट 1 हेड अपीयर्ड, इसमें कम आएंगे एलिमेंट, एट मोस्ट 1 हेड अपीयर्ड। ये तीनों इवेंट्स जो है हमारे कैसे इवेंट है, ये तीनों ही हमारे कंपाउंड इवेंट है। ठीक है, सो सबसेट वही जो सैंपल स्पेस से बनते हैं। सो पहले वाले में आएगा एग्जैक्टली 1 हेड की बात कर रहा है, एक एग्जैक्टली 1 हेड, यानी कि एक ये हो गया, एक ये है, ये बस 3 केस आने, यानी कि एच टी टी, हाँ जी, टी टी एच, टी एच टी, ये आ गया। ओके, नेक्स्ट एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, 3 हो जाए तो बहुत बढ़िया, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, और एच एच एच, ठीक है, एच एच टी। ओके, सो इसने बोला एग्जैक्ट एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो चाहिए, 2 हो जाए तो ज्यादा बेटर है हमारे लिए, है ना। और ये भी ठीक है, एच टी टी, ट्रिपल टी नहीं लोगे, इसमें एक हेड नहीं आ रहा, ये तीनों ही आ जाएंगे। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। लास्ट वाला एट मोस्ट 1 हेड, इसका आपने खुद ही करना ट्राई, इसको ज्यादा से ज्यादा एक हेड आ जाए, एट मोस्ट 1 हेड। सो इस केस को ट्राई करिएगा, है ना, ये विजिबल है लास्ट वाला, एट मोस्ट 1 हेड। इसमें मेरे हिसाब से कितने एलिमेंट आएंगे एट मोस्ट 1 हेड वाले में, इसमें 3 एलिमेंट ही, ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा एक तो ये वाला आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा एक तो ट्रिपल टी भी आएगा। समझ गए हो गया, यानी कि यहाँ आ जाएगा एच टी टी, ट्रिपल टी, टी टी एच। सो ये आ जाएंगे 3 एलिमेंट। सो आप समझ रहे होंगे, कंपाउंड इवेंट को भी आपने इजीली समझ लिया होगा, कंपाउंड इवेंट भी क्या है आपका। ओके, सो कंपाउंड इवेंट में एक से ज्यादा ही एलिमेंट आएंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रायल।
When an experiment is repeated under similar conditions, कंडीशन तो वही रहेगी, सिमिलर कंडीशंस के ऊपर ही हम उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते चले जा रहे हैं और हर टाइम वो सेम रिजल्ट नहीं देता है ईच टाइम, ठीक है, बट मे रिजल्ट इन एनी वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जो पॉसिबल आउटकम है आएगा उन्हीं में से, ऐसा नहीं है कि डाइस फेंकी और 7 आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं, और जो आउटकम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, केसेस बोलते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हो इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ट्रायल्स, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स। एक्सपेरिमेंट जितनी बार आप रिपीट करोगे उतने ही नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, ठीक है। अब बात समझ गए होगे। और फॉर एग्जांपल वन टॉस ऑफ ए कॉइन, ये एक ट्रायल है, मैं लिख देता हूं वन टॉस ऑफ ए कॉइन, या लिख देता हूं वन टॉस ऑफ ए कॉइन इज ए ट्रायल, ये आपका ट्रायल है। वन टॉस ऑफ ए कॉइन इज अ ट्रायल, है ना। और जब कॉइन को आप 5 बार टॉस करते हो, ठीक है, सो कितने ट्रायल हो गए, 5 टाइम्स, है ना, 5 ट्रायल्स हो गए। और एक थ्रो जो है डाई का वो भी एक ट्रायल है, जब आप डाई को कितनी बार थ्रो करते हो, 4 टाइम्स, ठीक है। सो यानी तो वन थ्रो ऑफ ए डाइस इज अ ट्रायल, when you throw it 4 times, when you throw it 5 times, जैसे मर्जी ले लो। तो ट्रायल भी आपको समझ आ गया होगा कि ट्रायल्स क्या है हमारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स के ऊपर अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहा है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आपने सेट में पढ़ा होगा, वही सब है। फॉर एवरी इवेंट ए देयर करस्पॉन्ड्स अनदर इवेंट ए कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इवेंट नॉट ए, इसको हम नॉट ए भी बोलते हैं। जैसे अभी मैं बेटे आपसे कहूं कि सैंपल स्पेस डाइस को थ्रो करने का क्या है, तो वो तो होगा 1 2 3 4 5 6। इसी में एक इवेंट वो है जिसके लिए मैं बात करता हूं कि ऑड नंबर के बारे में, ठीक है जी। सो ऑड नंबर आएंगे 1 3 5। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपसे पूछूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सैंपल स्पेस में से अगर इसको माइनस कर दूंगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, यानी कि 2 4 और 6। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हर एक सेट के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एग्जांपल ये टेक द एक्सपेरिमेंट टॉसिंग 3 कॉइन्स, जैसे मैंने वहां डाइस का लिया है, इसमें 3 कॉइन का लिया, तो एसोसिएटेड सैंपल स्पेस जैसे पहले भी आपको मैंने बताया था, सो उसी को दोबारा से हमने बनाना है। यहां देखिए, ठीक है। सो इस तरीके से ये सैंपल स्पेस हमारे 8 एलिमेंट आते हैं इसमें, ओके। सो दैट इज अ सैंपल स्पेस। और इस सैंपल स्पेस में 3 कॉइन को जब आपने टॉस किया तो ये सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट आ रहे हैं। और इसी में मैं एक पॉइंट यहां लिख रहा हूं, एक और इसी के अंदर इवेंट लेता हूं, जैसे ए एक इवेंट है, इसमें HTH मैं लिख रहा हूं, ए में सिर्फ HTH 2 हेड आए हैं इसमें, और एक क्या है, टेल है। देन HHT और THH, HHT और THH 2 हेड और एक टेल वाला इवेंट लिया हमने, ठीक है। सो जिसमें एक, या फिर ऐसा बोलो ओनली 1 टेल अपीयर, ये वो इवेंट है जिसमें ओनली 1 टेल अपीयर, 1 टेल अपीयर। भाई जब एक ही टेल आएगी तो हेड तो 2 ही होंगे, ऑब्वियस बात है ना, तो 2 हेड बोलने की जरूरत ही नहीं, ओनली 1 टेल बोल दो इसके अंदर, ठीक है जी। ओके, आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। सो अब मैं बात करता हूं आगे, क्लियरली फॉर द आउटकम HTT, जो आपका आउटकम है HTT, HTT जो आउटकम है HTT, इसमें कितने हेड है, हेड तो एक ही है, ठीक है। सो ये जो इवेंट, ये जो आउटकम HTT, सो इसको हम बोलते हैं द इवेंट A हैज नॉट अकर्ड, बट वी मे से दैट द इवेंट नॉट A हैज अकर्ड, thus with every outcome which is not in A we say that not A, है ना, occurs, ठीक है, not A occurs। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जैसे ये वाला इसमें नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट में वही आएंगे जो बचे हुए हैं, या 3 आ गए, बचे हुए 5 यहाँ लिख दो, वो एक कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। आप बात समझ रहे होगे। सो यहाँ आप लिख सकते हो कौन कौन से एलिमेंट जो बचे हुए हैं,
इसको 3 को हटा दो, बस ये हटा दिया आपने, HHT हटा दो और एक माइनस कर दो THH, बाकी आप लिख सकते हो। यानी कि एक आ जाएगा HHH, HTT, ट्रिपल T, THT और लास्ट में आ जाएगा TTH। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको कुछ भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। कई बार बच्चों को मैं लिख देता हूँ ऐसे भी, जैसे इसको लिखता हूँ बेटे A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू जैसे यहाँ ले लो W बिलोंग्स टू S एंड W डज नॉट बिलोंग्स टू A। W जो है S के अंदर तो बिलोंग करता है सैंपल स्पेस में, लेकिन W A के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। W डज नॉट बिलोंग्स टू A। दिस इज S माइनस A, इसको हम S माइनस A लिख सकते हैं, S में से A भी बोल सकते हैं इसको। यानी कि S में से आपने A को माइनस किया तो वो A डैश आ गया। सो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के भी। सो हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से आगे, ठीक है। नेक्स्ट, जिन बच्चों ने सेट चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है उसके लिए तो ये कोई भी मुश्किल नहीं है प्रॉब्लम। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में ये अगला पॉइंट है, इवेंट A और B, जिसको हम A यूनियन B बोलते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B denoted by A union B contains all those elements which are either in A, या तो वो A में हो या फिर B में हो या फिर दोनों में हो। जैसे A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और B के अंदर एलिमेंट है 3 4 5। तो उसने क्या बोला कि या तो वो A में हो या फिर B में हो या फिर दोनों में हो, यानी कि 1 2 3 4 5 ये आएंगे एलिमेंट, A वाले भी B वाले भी और इन दोनों का कॉमन भी, ठीक है। When the sets A and B are two events associated with a sample space, then A union B is the event either A or B or both। वही बात आ गई। This event A union B is also called A or B, ठीक है। सो ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में A और B के बाद में A and B आएगा, फिर कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होंगे इवेंट्स के, ठीक है। फिर A बट नॉट B वो भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए इसको देखिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इवेंट A एंड B, अभी मैंने आपको बताया था A और B और A एंड B में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसमें आपका इंटरसेक्शन आएगा। वी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ A एंड B, जो दोनों में हो, दैट इज व्हिच बिलोंग टू बोथ A एंड B। वही सेम बात होगी। If A and B are two events, then the set A intersection B denotes the event A and B। ये बातें सिंपल सी हैं। जैसे आप यहाँ लिख रहे हो A के एलिमेंट्स 1 2 3 है, B के एलिमेंट है 3 4 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली 3 आएगा, ठीक है। सो द इवेंट A बट नॉट B, ये अच्छा है, A लेकिन B नहीं। We know that A minus B is the set of all those elements which are in A but not in B। मतलब एलिमेंट A के ही आने चाहिए, B वाले उसमें से माइनस हो जाने चाहिए। जैसे यहां है 1 2 3 4 5 और B में एलिमेंट्स हैं 4 5। सो A माइनस B में एलिमेंट्स क्या आएंगे सर? A माइनस B में सिर्फ आएगा 1 2 3, 4 5 हमारा माइनस हो जाएगा, ओके। Therefore the set A minus B may denote the event A but not B। We know that A minus B, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, A में से A इंटरसेक्शन B माइनस हो जाता है। जैसे इन दोनों में जो कॉमन होता है, जैसे 4 5 दोनों में कॉमन था तो A में से 4 5 माइनस हो जाता है, यानी 1 2 3 आ जाता है। सो ये भी बहुत सिंपल है, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स में जो पहला पार्ट है, यानी कि पहला टाइप है, वो है इक्वली लाइकली। ये वैसे बहुत बच्चों ने पहले से पढ़ा होगा, वैसे नाम से पता लग रहा है, इक्वली एंड लाइकली, एक जैसा, ठीक है। केसेस या आउटकम्स दोनों एक ही बात होगी। Are said to be equally likely when we have no reason to believe that one is more likely to occur than the other। जैसे कि बार बच्चे बोलते हैं कि सर आप इस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हो, बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं, बेटी को कम करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना लोग। सो ऐसा नहीं है बेटे, है ना। पेरेंट्स के दोनों बच्चे बराबर होते हैं। सो वही यहाँ भी है, यहाँ भी इक्वली लाइकली केस ही है, चाहे कोई भी आउटकम हो, सारे इक्वली एंड लाइकली है हमारे लिए। When an unbiased die is thrown, all the 6 faces, जो आपके 6 faces हैं
1 2 3 4 5 6 ये सभी इक्वली लाइकली है, मतलब 5 आने के चांसेस भी उतने ही है, 4 आने के चांसेस भी उतने ही है, 1 आने के चांसेस भी उतने ही है, 2 आने के चांसेस भी उतने ही है. सो दे आर इक्वली लाइकली. दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ओके, सो नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव केसेस या फिर इवेंट्स. कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, और उस डाइस में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं. सो इनको अलग अलग इवेंट्स में मैंने डिवाइड किया. मान लीजिए कैसे, एक इवेंट है ए नंबर लेस देन 4 अपीयर्स. नंबर लेस देन 4 अपीयर्स यानी कि नंबर आएगा 1 2 3. दूसरा, ए नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5 अपीयर्स. 2 से बड़ा लेकिन 5 से लेस, यानी कि 2 3 4. ओके, आर यू गेटिंग दिस? ए नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5. सो 3 4 ही आएगा, 2 नहीं आएगा बेटे. ग्रेटर देन 2 बोला. नेक्स्ट, ए नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स यानी कि 4 से बड़ा नंबर, यानी कि 5,6. सो ये 3 हमारे इवेंट है. इनको जरा ध्यान से देखना. ये जो 3 इवेंट्स हैं, इन सभी का अगर मैं यूनियन ले लूं, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये अगर मैं फाइंड आउट करूं तो किसके इक्वल आएगा? सैंपल स्पेस. आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है. सो दैट इज अ सैंपल स्पेस, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 से जो आएगा, देखिए पहला है 1 2 3, देन यूनियन 3 4, देन यूनियन 5,6. ठीक है. सो सभी का यूनियन जो आएगा वो ये आएगा 1 2 3 4 5 6. ओके, आर यू गेटिंग दिस? ठीक है. सच इवेंट्स एबीसी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. इन सभी को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं. ठीक है. ये सारे कैसे इवेंट्स हैं? एग्जॉस्टिव है, क्योंकि इन सभी का यूनियन लेने के बाद में हमें क्या मिल गया? सैंपल स्पेस मिल गया. सो ये दीस 3 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. और जनरल आप ये बोल सकते हो कि E1 E2 ये सारे जो इवेंट्स हैं सैंपल स्पेस के, और इन सभी का जो यूनियन मैंने बोला, अगर वो सैंपल स्पेस के इक्वल आता है, तो जरूरी नहीं 3 हो, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. सो दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ठीक है. या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इवेंट जो हमारे E1 E2 E3 En, ये सभी जो इवेंट्स हैं E1 E2 E3 डॉट डॉट En, ये सभी को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब बोलेंगे? are said to be exhaustive if at least one of them necessarily occur. ठीक है. whenever the experiment is performed, जब आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है तो at least one, ठीक है, at least one of them necessarily occur. ठीक है. whenever the experiment is performed, एक कम से कम होगा ही होगा. सो जब हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है. ठीक है. सो ये एग्जॉस्टिव केस है. नेक्स्ट, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, और इसमें जो रोलिंग अ डाई उसमें सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आता है. ये वैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इवेंट ए एक ऑड नंबर है अपीयर्स, एंड बी एन इवन नंबर अपीयर्स. जो दोनों आप समझ गए होंगे. ऑड नंबर वाला केस है 1 2 3, तो 1 3 5, और इवन नंबर का केस है 2 4 6. ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल है, क्योंकि ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो 5 आता है. बस इतना सिंपल सी बात है. वैसे लैंग्वेज बनानी है तो बना लो. क्लियरली द इवेंट ए एक्सक्लूड्स द इवेंट बी. इवेंट ए जो है वो एक्सक्लूड करता है इवेंट बी को, एंड वाइस वर्सा, बी ए को एक्सक्लूड करता है. मतलब समझ गए होगे. इन अदर वर्ड्स, देयर इज नो आउटकम व्हिच एंश्योर्स द अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी साइमल्टेनियसली. सो ऐसा कोई भी आउटकम नहीं है जो इंश्योर करता हो क्या? which ensures the occurrence of events A and B simultaneously. ठीक है. सो ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है. Clearly the event A excludes the event B, and why? In other words, there is no outcome which ensures the occurrence of events A and B simultaneously. A and B simultaneously occur नहीं करेंगे इसमें. ठीक है. यानी कि आपने जो लिया उसमें ए इंटरसेक्शन बी 5 आया, तो ए और बी को डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं, आप लोगों को याद होगा. तो यहां से आप बोल सकते हो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, जिसमें इंटरसेक्शन क्या आता है? 5 आता है. ओके, डिसजॉइंट सेट. ठीक है जी.
In general, two events A and B are called mutually exclusive event if the occurrence of any one of them exclude the occurrence of other event. That is, if they cannot occur, मतलब they cannot occur simultaneously. मतलब ये साथ साथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि इवन नंबर भी आ जाए और ऑड नंबर भी आ जाए, ठीक है। सो या तो इवन नंबर आएगा एक या ऑड नंबर आएगा, दोनों के चांसेस भी होने के इक्वली लाइकली हैं, जितना ऑड के चांसेस उतने इवन के चांसेस हैं। नेक्स्ट बेटे, अभी आपने एग्जॉस्टिव इवेंट किया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किया है, सो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। कॉइन को अगर आप 3 बार टॉस करते हो तो हमें पता है कि सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, ठीक है, ठीक है। सो ये हमारा सैंपल स्पेस बन रहा है, देखिएगा। ओके, ठीक है। नो हेड अपीयर्स, पहला जो केस है उसमें उसने बोला नो हेड अपीयर, हेड नहीं दिखना चाहिए, तो एक ही केस है इसमें हेड नहीं दिखेगा, वो है ट्रिपल टी, ये वाला। दूसरा, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली क्या बोला इसने, वन हेड अपीयर, एक एग्जैक्टली हेड आना चाहिए। ये केस आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 3 केस है, एग्जैक्टली वन हेड वाला है ना, ये रेड से हमने कर दिया। एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, ज्यादा से कम 2 हेड तो आने ही चाहिए, तो 3 आ जाएंगे तो और खुशी की बात है। और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके बच्चों, सो ये भी आ गया। डू दे फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट बनाते हैं, ही इज आस्किंग दिस, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, पहले मैं लिख ही लेता हूँ, खैर यहाँ पहले ए को लिख लो, ए में तो सिर्फ ट्रिपल टी आ रहा है, बी को लिख लो बेटे, बी में कौन कौन रेड वाले आ रहे हैं, देखो ये थी, वो ट्रिपल टी भी समझ गया हो गया, तो बन ही गया सैंपल, मुझे तो दिख गया, फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ इसे, ठीक है। एग्जैक्टली वन हेड, ये आ गया, एंड लास्ट है एच एच एच, ट्रिपल एच, एच टी एच, एच एच टी, टी एच एच। सो एबीसी, इन तीनों का ही अगर मैं यूनियन ले लूं तो वो आ जाएगा सैंपल स्पेस के इक्वल, ठीक है। देयरफॉर एबीसी आर एग्जॉस्टिव इवेंट, और ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लूं या ए इंटरसेक्शन सी अगर मैं लूं, तो ए इंटरसेक्शन बी भी फाई आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी भी फाई आ रहा है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी भी क्या आ रहा है आपका, देखो तीनों को आपने इंटरसेक्शन लेके देख लिया तीनों का, तो सभी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है। अगर 3 केसेस हैं तो ए बी बी सी सी ए, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेके देखा जाएगा, और ये सैंपल स्पेस के इक्वल भी आ रहा है, देख सकते हो तीनों का यूनियन जो है सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है। सो सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने होते हैं, 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ रहे हैं। सो ये हमारा सैंपल स्पेस आ गया। सो एग्जॉस्टिव भी है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, मतलब पेयर वाइज डिसजॉइंट है, ये डिसजॉइंट डिसजॉइंट डिसजॉइंट, तो एबीसी क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है जी। सो हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की तरफ अब आएंगे। आपने बहुत सारी डेफिनेशंस कर ली हैं, बुनियाद आपकी मजबूत हो गई है, अब उसके ऊपर इमारत खड़ी करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रोबेबिलिटी की तरफ। Axiomatic approach to probability. Axiomatic approach is another way of describing probability of an event. ये एक तरीका है जिससे हम probability एक event की describe करते हैं। इस approach में क्या होता है, some axioms और rules are depicted to assign probabilities. कोई rules हैं, कोई regulations हैं, ठीक है, जो probability को find out करते हैं। ऐसा हमारा sample space है random experiment का, तो प्रोबेबिलिटी p इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। कैसा फंक्शन है भाई, p एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। डोमेन इज अ पावर सेट ऑफ s, सो डोमेन जो होगा वो पावर सेट ऑफ s होगा, इसका डोमेन है। रेंज उसकी 0-1 के बीच में रहेगी, 0-1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये तो आपको पता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0-1 के बीच में ही होती है, और 3 पॉइंट से एक्सियम को फॉलो करेगा। पहला एक्सियम ये है कि कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। सैंपल स्पेस की हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। सैंपल स्पेस यानी कि डाइस को थ्रो किया और बोल दिया कि 1 से 6 कोई भी नंबर आ जाए
तो वो सैंपल स्पेस ही तो है, तो उसकी प्रॉपर्टी तो 1 ही है। इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, तो पी ई यूनियन एफ जो है वो आएगा पी ई प्लस पी एफ, अब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि उन दोनों का इंटरसेक्शन अगर क्या है फाई है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी पी इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज अ पावर सेट ऑफ एस। पावर सेट आपको पता ही है, सैंपल स्पेस का जो पावर सेट है, जानते हो, जैसे आपका सैंपल स्पेस में हेड एंड टेल आ रहा है, ठीक है, ये आपका सैंपल स्पेस है कॉइन को टॉस करने का, तो उसका पावर सेट निकालेंगे, वो उसका डोमेन होगा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है जी। सो आगे हम बढ़ते हैं, और इसके बाद में ये हमारी एक्सोमेट्रिक अप्रोच हो गई, ठीक है। और अच्छा एक बात बताइए कि थर्ड पॉइंट से मुझे इतना तो पता लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी, ठीक है। सो ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में सैंपल स्पेस में आउटकम्स की बात करता हूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसी एक्सोमेट्रिक अप्रोच में एक पॉइंट मैंने और ऐड किया है। सैंपल स्पेस एस दिया हुआ है जिसमें आउटकम्स हमारे ये हैं ω1 ω2 ω3 ωn। सो सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स ही तो आएंगे। इट फॉलोज फ्रॉम द एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट कि कोई भी आउटकम हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में होगी, और इन सभी का जो सम होगा प्रोबेबिलिटीज का वो 1 होगा। फॉर एनी इवेंट ए, पी ए जो होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू सिग्मा ऑफ पी ओमेगा आई। ओमेगा जो है या डब्ल्यू जो है वो ए के बीच में बिलोंग करता है। सो इसको ऐड करते चले जाएंगे, और वो सभी की, इनको सिग्मा का मतलब होता है समेशन, तो इन सभी की प्रोबेबिलिटी, इन सभी का समेशन आएगा, पी जो आएगा वो समेशन आएगा। मैथमेटिकल और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बेटे डेफिनेशन क्लासिकल जिसको हम बोलते हैं, पुरानी डेफिनेशन कह सकते हो, तो ये ज़्यादा बेटर है, इसको आप देख लो। एक्सोमेट्रिक अप्रोच तो आपको कराई दी। एस बी द सैंपल स्पेस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई इज डिनोटेड बाय पी ई एंड इज डिफाइंड एज, उसको हमने डिफाइन किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। सो या फिर इसको लिख दो नंबर ऑफ केस फेवरेबल टू इवेंट ई, number of cases favorable to event E, और अपॉन में तो वही आ जाएगा सैंपल स्पेस के एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस लिख दो नीचे, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। तो एग्जांपल ले लो, अभी आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल ले लो, डाई को अगर रोल करते हो तो ये बताओ बेटे कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। डाई को अगर आप रोल करते हो तो फेवरेबल केस कितने, ऑड 3, टोटल केस है 6, तो 3/6। बहुत सारे हैं ऐसे एग्जाम्पल्स, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ग्रेटर देन 4 दो नंबर है, फेवरेबल केस 2 है, तो 2/6। एक बॉल को हम ड्रॉ करते हैं रैंडम फ्रॉम ए बैग, एक बैग से, तो इसको मैं अरेंज करूं। चलो एक बैग है, उस बैग में, ये दूसरा एग्जांपल है, उस बैग में बेटे कंटेनिंग 3 ब्लैक बॉल्स और 4 रेड बॉल्स हैं। 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। 1 2 3 4 रेड बॉल्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितना है, 7 है, 3 और 4 7, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड बॉल मिल जाए। तो रेड बॉल आने के चांसेस कितने हैं, रेड है कि 4 है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/7, ठीक है बच्चा। ये भी आपको समझा गया होगा। अब 2 कॉइन टॉस करते हैं हम, और सैंपल स्पेस 2, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एक कॉइन वाला दे लो ना, तीसरा एग्जाम्पल है कॉइन का। 2 कॉइन को टॉस किया, और जब आपने 2 कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, HH HT TH TT, ये सैंपल स्पेस है। तो E वो इवेंट होगा जिसमें एक हेड आ जाए और एक टेल आ जाए। सो देखो
ई में एक टेल आ जाए और हेड आ जाए, टी एच और एच टी, है ना। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, मतलब इस इवेंट के हैपन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यह आ जाएगा 2/4, बस ठीक है, सिंपल, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको मैं यही क्लोज करता हूँ। देखिए आगे नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। लेट S be the sample space and E be an event। E हमारा एक इवेंट है और S हमारा सैंपल स्पेस है। तो ऑब्वियसली जो इवेंट है फाई उसका सबसेट है और इवेंट खुद एक सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है मैंने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फाई में होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस E में होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो S में होंगे वो सभी एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे, ठीक है जी। ये भी आपको बात समझ आ गई होगी। और नंबर ऑफ एलिमेंट फाई में कितने होते हैं, 0 ही होते हैं। ये NE और ये बेटे आपका NS, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सो NE जो है 0 से ग्रेटर और ये NS, ठीक है। सो अगर मैं इसको पूरे को अगर डिवाइड कर दूं इसी से NS से, तो 0 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, फिर NE अपॉन NS, ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा NS अपॉन NS, समझ गए होगे आप। और इसकी वैल्यू 1 होती है, सो इसकी जगह 1 रख दो, और ये तो 0 ही आ जाएगा। सो यहाँ से मैंने एक प्रूफ कर दिया, आपको समझा हो गया होगा, यानी कि इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ही थी NE अपॉन NS, ठीक है, वो 0 1 के बीच में होगी। बहुत क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, तो सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन आ जाता है इससे डायरेक्ट, ओके। सो फाई जो है वो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट है, वो सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी अगर कोई पूछेगा फाई की, सो फाई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 0 ही होगी, है ना। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ऐसे होगा। और एलिमेंट 0 होते हैं और इसमें क्या होता है, ये तो नंबर जितने मर्जी हो इससे कर लेते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में 0 आ गया तो 0 आ गया, तो ये वैल्यू आ रही है। और अकरेंस ऑफ इवेंट वैल्यू हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अभी बताया 0 1 के बीच में ही होगी। अच्छा, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। श्योर इवेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, दोनों क्रॉस कर दो और कटिंग कर दो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट और है यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये मैं रेज करता हूँ पहले, देखिए ई अगर एक इवेंट है और ई डैश उसका कॉम्प्लीमेंट है, अगर ई एक इवेंट है और ई डैश इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है बेटे, है ना। और ये दोनों किसके अंदर काम करते हैं, ये जैसे ये एक डीएसपी है एक एसपी है, ये दोनों साथ में काम करते हैं, नीचे नहीं काम करते। नीचे नहीं कह सकते आपकी एसपी के नीचे डीएसपी काम करता है, नहीं, ये दोनों साथ में काम करते हैं और ये दोनों कानून के अंदर काम करते हैं, कानून से नीचे काम करते हैं, यानी सैंपल स्पेस के अंदर काम करते हैं। ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन सोच अलग है लोगों की, है ना, ऐसा नहीं, साथ में ये काम करते हैं। सो ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। सो ये ई है और ये ई डैश है। सो ई एक इवेंट है, ई डैश एक कॉम्प्लीमेंट है इवेंट ई का। अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ई की प्लस प्रोबेबिलिटी ई डैश की, इन दोनों का अगर मैं सम निकालूं तो वो 1 ही आएगा, ये हमें पता है ना। और इसका प्रूफ भी आप देख सकते हो। अगर मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल स्पेस है और ये हमारा सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में ये हमारा ई है, तो इसके बाहर वाला जो पोर्शन होगा वो ई डैश होगा और ये पूरा एक सैंपल स्पेस है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डैश इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं सैंपल स्पेस से सभी को डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ आ जाएगा एन ई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एन ई अपॉन एन एस एन ई डैश सॉरी इक्वल टू 1। So that will be your probability of event E, and that is probability of event E dash is equal to 1. Means the probability of event E and the probability of its complement both give you the summation of them give you value 1. ठीक है, next.
odds in favor and odd against an event, मतलब फेवर में odd in favor and odd against an event, ठीक है। ऐसे हमारा सैंपल स्पेस है ई, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ई इवेंट है, लेट ई डैश डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम डिनोट करते हैं ई डैश से। ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई इज, सो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बोलिए, ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ई, जो फेवर में जा रहे हैं। सो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट इवेंट ई आ जाएगा यहाँ, और यहाँ ई डैश आएगा बेटे, ठीक है। और इस केस में क्या आएगा, ऑड अगेंस्ट एन इवेंट ई इज, सो ये आ जाएगा एन ई डैश अपॉन एन ई, एन ई डैश अपॉन एन ई, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ केसेस अगेंस्ट द इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई। कुछ नोट आप बना के लिख सकते हो। नोट पहला है ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट ई इज गिवन बाय, है ना, नोट बना के लिख दीजिए, नोट ऑड, odds in favor of event E is given by, odds in favor of event E is given by, किससे गिवन होगा भाई, is given by NE upon NE dash equal to, जैसे हमारा NE upon NE dash था, इसको मैं लिख सकता हूं फेवरेबल वाला के, ये वाला ना केस, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई, इसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, इसको भी मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे ये क्या आने वाला, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश। क्वेश्चन से ज्यादा समझाएगा, खैर वैसे मैंने आपको ये प्रूव करा दिया। ओके, सो इफ एनी वन ऑफ पीई ऑड्स इन फेवर ऑफ ई एंड ऑड अगेंस्ट ई इज गिवन, सो अदर टू कैन बी डिटरमिन्ड, तो दूसरे हम दो फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए पी इक्वल टू 2/7 दिया, यहां लिख देता हूं मैं, चलो चेंज कर देता हूं, यहां दिया हुआ है पी इक्वल टू 2/7, 2/7 ये दिया हुआ। तो ऑड इन फेवर ऑफ ई इज, देन ऑड इन फेवर ऑफ ई इज, तो जो ऑड इन फेवर ऑफ ई क्या होगा, 2/5, 2/5, ऑड अगेंस्ट ई, ठीक है, एंड ऑड अगेंस्ट ई इज 5/2, तो यहां लिख दो ऑड अगेंस्ट ई, क्या आ जाएगा आपका 5/2, अगेंस्ट में 5/2 आ जाएगा, ठीक है। इफ ऑड अगेंस्ट ई इज 3/11, अगर ऑड अगेंस्ट ई जो है, क्या लिख देता हूं, ऑड अगेंस्ट ई इज इक्वल टू, लिख लो 3 कुछ भी ले लो यार, वैल्यू कुछ भी है ना, 3/11, तो ऑड इन फेवर ऑफ ई क्या होगा, ऑड इन फेवर ऑफ ई क्या आ जाएगा, 11/3, उल्टा हो जाएगा इसका, 11/3, ओके। और पीई क्या आ जाएगा, 11/4, ठीक है बेटे, ये आप समझ गए होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, इफ ऑड इन फेवर ऑफ ई, मान लो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 3/8, तो ऑड अगेंस्ट ई 8/3 होगा, और पीई जो आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, वो 3/11 आ जाएगी, ओके। सो इस तरीके से हम क्वेश्चंस एक दो और करते हैं, फिर आपको ज्यादा पॉइंट क्लियर होंगे। इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मुझे पता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इसको क्लियर करूंगा, डोंट वरी। हाँ जी बेटे, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। पहले तो 2 डाइस को अगर आप रोल करते हो तो उसका सैंपल स्पेस बनाना आपको आना चाहिए। बहुत ही सिंपली बच्चे बनाते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5, एक और 1 ले लो, है ना। सो ये सैंपल स्पेस है, या फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे एलिमेंट्स लिखते जाइए, 2 1 2 2 2 ऐसे 2 के पहले बनाना, है ना,
3 4 5 6, फिर 3 3 3 3, ऐसे शुरुआत 3 से होगी है ना इस बार। 2 3 4 5 6, फिर 4 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 है ना। ये सैंपल स्पेस आप बना लो पहले है ना। 1 2 3 4, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, कितने एलिमेंट्स हैं? 36 होंगे ऑब्वियसली। ये हमारा सैंपल स्पेस तैयार हो गया दो डाइस को थ्रो करने के बाद। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। मोर देन 7 चाहिए हमें जब 2 डाइस को आप क्या करते हो, रोल करते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि सम कितना आ जाए, मैं लिख देता हूँ सम ऑफ डाइस या तो 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, या फिर 12 आ जाए। ये केसेस है हमारे, है ना। तो 8 आना के कितने कितने केसेस हैं जिसमें 8 आ रहा है। सो एक तो 4 4 में तो आएगा ही आएगा, 5 3 में आ रहा है, 6 2 में आ रहा है, 3 5 में, 2 6 में। कितने केसेस हैं? 1 2 3 4 5 केसेस हैं। सो इनको लिखूं क्या? आपको समझ आ गया होगा, लिखने की नीड नहीं है मुझे, क्या लिख सकता हूँ। 2 6 3 5 4 4, इसलिए लिख रहा था मैं, स्पेस नहीं था ना। 4 4 5 3 एंड लास्ट में आ जाएगा 6 2। चलो 9 9 वाले कितने? 9 वाले कम होंगे, ये होंगे 9 वाले, नहीं 9 वाले भी हैं, 4 है। चलो 5 के बाद 4 यहाँ होंगे, तो 3 6 4 5 5 4 6 3। 10 वाले केस कितने? 10 वाले ये रहे बच्चे, ये 10 वाले हैं सारे, है ना। ये लिख लो 4 6 5 5 6 4। 11 वाले केस कौन से? ये रहा 5 6 और 6 5, 5 6 6 5, लास्ट में 6 6, 12 वाला 6 6। ठीक है, तो रिजल्ट ऑन 2 डाइस यहां लिख सकते हो, रिजल्ट ऑन 2 डाइस, रिजल्ट ऑन 2 डाइस, 2 डाइस पे ये रिजल्ट आ रहा है। और लास्ट में हम जो लिखने जा रहे हैं उसको भी ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ केसेस बात करता हूँ, यहाँ इधर लिख देता हूँ केसेस कितने आ रहे हैं। सो केसेस बेटे पहले केस में 5, फिर 4, फिर 3 2 1, ये अलग अलग केसेस आ रहे हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ, जो चाहिए हमें, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7, तो मोर देन 7 सभी में आ रहा है, तो पहले 8 प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, मतलब 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 समेशन 9, probability of getting 10 summation, probability of getting 11 summation plus probability of getting 12 summation। ठीक है, सो इसको करिए, ये आएगा 5 बाय कितना आएगा, 5 बाय 36, 9 4 अपॉन 36 प्लस 10 3 अपॉन 36 प्लस 2 अपॉन 36 प्लस 1 अपॉन 36। ओके, आर यू गेटिंग दिस? अब आप इसको ऐड कर लीजिए, जो भी आ रहा है ये आ जाएगा 15 अपॉन 36, यानी कि हो जाएगा आपका, कर लेना इसको सॉल्व, है ना। सो दैट इज आंसर। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, पैक ऑफ 52 ही होते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नाइदर ए हार्ट नॉर अ किंग? ना तो वो हार्ट है ना ही वो किंग है। अच्छा, हार्ट होते कितने? हार्ट 13 होते हैं, उसी में किंग भी शामिल होता है। हार्ट भी नहीं चाहिए, किंग भी नहीं चाहिए। किंग कितने बचे हैं अब आपके? 3 किंग बचे हैं, तो 16 कार्ड वो ऐसे हैं जो हमें नहीं चाहिए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नाइदर ए हार्ट नॉर अ किंग? अच्छा, हार्ट और किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हार्ट या फिर किंग आ जाए। हार्ट में पहले से ही आ गया ना, आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए बेटे, इस तरीके के कार्ड होते हैं, देखो दो रेड होते हैं आपके। जिन लोगों ने, मैं एक बार पूछ रहा था क्लास में, मैंने बेटे ये पता है इसका जो कार्ड होते हैं, है ना? तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल पता है सर, 52 कार्ड्स। मैंने हाँ ठीक है, सारे जुआरी हैं लगता है। ठीक है, ये हार्ट हो गया। और दूसरा है बेटे ये
डायमंड जिसे हम बोलते हैं ये। और फिर इसके बाद में आएगा आपका स्पेड जिसे हम बोलेंगे, ये आपका स्पेड है ये, ठीक है। और लास्ट में बेटे हमारा ये, ठीक है। सो आप समझ रहे होंगे इसको। यहाँ 13 कार्ड है सभी के, और ये पता ही आपको फेस कार्ड 3 होते हैं, यानी कि एक जैक होता है, क्वीन होती है, फिर किंग होता है ना। ऐसे सभी में 3 तो होंगे ही होंगे। बट द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नाइदर हार्ट नॉर किंग, तो ना तो वो हार्ट हो ना ही वो किंग हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 16/52। उसने ये नहीं कहा कि हार्ट और किंग आना चाहिए, तो हार्ट और किंग निकाली है होने की प्रोबेबिलिटी निकाली, क्योंकि हार्ट कितने 13 है, उसी में किंग चला गया, ठीक है। तो अब बचे कितने किंग, किंग कितने बचे अब हमारे पास, 1 2 3, 3 और बचे, 13 + 3 16/52। 16 फेवरेबल केस है, 52 टोटल केस है। लेकिन हमें हार्ट और ये नहीं चाहिए, हार्ट और किंग नहीं चाहिए, तो 1 में से माइनस करो तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, समझ गए हो गया आप, ठीक है। सो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 9/13, कर लेना बेटे से, 9/13 सिंप्लीफाई करना, ये आएगा। नेक्स्ट, a determinant is chosen at random from the set of all determinant of order 2, है ना, with elements 0 और 1 only। उसके अंदर सिर्फ एलिमेंट 0 1 है, यानी कि A B C D इस तरीके से वो डिटरमिनेंट है, ठीक है। ऑर्डर 2 है उसका, ऑर्डर 2 का मतलब समझ रहे हो गया, रो और कॉलम 2 है। सो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो क्या आएगा, या फिर ऐसा ये भी कर ले दो थोड़ा ना, ये ले लो, अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगी, A B C D, ये ठीक है ना, वैसे ही ठीक था। तो ये A B C D, हाँ जी, क्या जाएगा AD माइनस BC, ऐसे आएगा AD माइनस BC। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग ABCD इज, तो ABCD को वैसे चूज करने के वेज कितने हैं, क्योंकि 0 या 1 होगा, कितने होंगे, मतलब A की जगह 0 या 1, 0 1 0 1 0 1 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 4 16, आप समझ रहे होगे। डेल्टा 0 के इक्वल नहीं है, इफ एंड ओनली इफ आइदर AD 1 हो जाए या BC 0 हो जाए, मतलब डेल्टा जो है, ये हमारा डेल्टा ही तो है, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो या तो AD क्या हो जाए 1 हो जाए और BC 0 हो जाए, या फिर AD 0 हो जाए BC 1 हो जाए, इसमें से एक केस होगा, या तो AD 0 BC 1, AD 1 BC 0, ये ठीक है जी। AD 1 BC 0, या फिर ये, लेकिन AD 1 कब होगा, जब A और D दोनों 1 हो, समझ रहे होगे, और 1 ऑफ B एंड C 0 हो जाए, यानी कि A D दोनों 1 हो और 1 ऑफ B एंड C B 0, मतलब B और C में से कोई एक 0 हो जाए। सो इसका मतलब क्या है, AD = 1 BC = 0 in 3 cases, similarly AD = 0 BC = 1 in 3 cases, so required probability आ जाएगी 6/16। सो टोटल मैं समझाता हूँ आपको 3 केस मैंने कैसे बनाए, दोबारा समझाता हूँ। AD = 0 BC = 1, AD 1 BC 0, ये तो तभी होगा जब AD 1 के इक्वल हो और 1 ऑफ BC 0, इनमें से एक 0 हो जाए, और ये दोनों ही 1 के इक्वल हो, ठीक है। Therefore AD 1 हो BC 0 हो इन 3 केसेस, ये 3 केस से बनेगा, AD 1 और BC 0, कितने केस है, 3 केसेस, आप समझ गए होंगे, ये पॉसिबल है 3 केस से, ठीक है। सिमिलरली AD 0 BC 1 इन 3 केसेस, AD 0 BC 1, एक और AD 0 हो जाए और BC 1, ये भी कितने केस, 3 केस ये भी है, और 3 और 3 कितने हो गए, 6 केसेस, टोटल केस कितने हैं 16, 6/16 इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट,
A dice is rolled 3 times. Find the probability of getting a larger number than the previous number each time. अच्छा क्वेश्चन है भी. अच्छा ये बताओ एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे भाई. टोटल केसेस डाइस को एक बार रोल करेंगे तो 6, दूसरी बार फिर ये आ जाएगा 6 to the power 3. ये आउटकम्स हमारे मतलब इतने केसेस पॉसिबल है. नाउ इफ ए लार्जर नंबर अपीयर्स देन द प्रीवियस नंबर ईच टाइम ऑल द 3 नंबर्स आर डिस्टिंक्ट. तो तीनों नंबर क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे. Now 3 numbers can be selected from 6 numbers in 6C3 ways. यानी कि 6C3 ways से हम उसको नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. There is only one way in which 3 selected numbers can appear. और जो एक ही मतलब केस है इसमें कि ये अपीयर हो सकते हैं. सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी यहाँ से? अपॉन में 216 आएगा. 6C3 तो आपका आ जाएगा 20. ठीक है. सो ये आ जाएगा बेटे आपका, क्योंकि 6 कैंसिल हो जाएगा 520. हाँ यही आएगा. सिंपल था क्वेश्चन है ना. ये वाला देखो. सो एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम एंड स्क्वायर. उसको क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर इज 1 और 5. ठीक है. लास्ट डिजिट जो है 1 या 5 कब आती है? जब इंटीजर से या तो 1 हो, 5 हो या फिर 9 हो. इसके अलावा तो भी कुछ यूनिट प्लेस पे ही हो. ठीक है. इंटीजर इज चोजन एट रैंडम एंड स्क्वायर्ड, और उसको स्क्वायर किया गया तो प्रोबेबिलिटी की लास्ट डिजिट जो है 1 आ जाए या 5 आ जाए. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई यहाँ से भाई? सिंगल डिजिट की बात हो रही है. सो 3/10. 3 ही पॉसिबल है. और टोटल कितने पॉसिबल है? 0 से लेकर 9 तक कितने पॉसिबल है? 10. तो 3/10. नेक्स्ट. If a coin is tossed n times, then find the probability that the head comes odd times. Okay. So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं. अच्छा टोटल नंबर ऑफ केस कितने होंगे? 2 to the power n ही होंगे जी. n टाइम्स आप टॉस कर रहे हो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो n टाइम्स आप टॉस कर रहे हो तो 2 into 2 into n टाइम्स, तो 2 की पावर n आ जाएगा. ठीक है. सो इफ हेड कम्स ऑड टाइम्स, अगर हेड कितने ऑड टाइम्स आता है, अगर हेड ऑड टाइम्स आता है यानी कि 1, 3, 5 टाइम्स या 7 टाइम्स इस तरीके से आता है हेड, है ना. सो n टाइम्स. देन फेवरेबल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे NC1 सिलेक्शन के, NC3, NC5, NC7 इस तरीके से, है ना. और इन सभी का समेशन जिन बच्चों ने बाइनोमियल पढ़ी हुई है उनको पता है कि इसका समेशन जो होता है वो होता है 2 की पावर n-1, और 2 की पावर n-1 और अपॉन 2 की पावर n. फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो 1/2 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट ये 8 नंबर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी. ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया अभी. लीप ईयर विल हैव 53 फ्राइडे और 53 सैटरडे. लीप ईयर में या तो 50, अच्छा लीप ईयर मतलब 366 अपॉन क्या करेंगे 7. तो क्या आएगा जी? 7 5 35 और 7 2 14. 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं. इनमें तो सैटरडे संडे तो आएगा ही आएगा. 52 टाइम्स तो आना ही आना है. लेकिन वो कह रहा है 53 फ्राइडे हो या फिर 53 सैटरडे हो. भाई क्या इन दोनों डेज में क्या क्या हो सकता है वो हम यहाँ लिख देते हैं. संडे हो सकता है, मंडे, बढ़ते चले जाओ ऐसे ही. ठीक है. संडे मंडे हो गया, ऐसे ही बढ़ते चले जाओ. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, थर्सडे, TH फ्राइडे, फिर सैटरडे. इसमें भी ऐसे ही चलाओ. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे. ठीक है. ये आपको बात समझ में आ गई होगी. सो अब आप ही देखो यहाँ कि 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या है. 53 संडेज की. संडे एक तो इस केस में आया, एक टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7. तो एक यह संडे यहाँ, एक यहाँ 2, तो 2/7. ये तो संडे की प्रोबेबिलिटी होगी. और सैटरडे की क्या है? वो भी 2/7 है. अच्छा दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों एक ही बार आए होंगे सैटरडे संडे यहाँ है लास्ट वाले में. सो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7. ठीक है. सो या फ्राइडे आ जाए, सैटरडे आ जाए, है ना. तो फ्राइडे आ जाए या फिर सैटरडे आ जाए. वो वाला केस में से ये दोनों बार जो आया है, मतलब दोनों इकट्ठे जब आए हैं वो वाला केस माइनस हो जाएगा. यानी कि 2/7 प्लस 2/7 इन दोनों में से माइनस हो जाएगा 1/7. क्योंकि उसने बोला कि लीप ईयर विल हैव 53 फ्राइडे या फिर 53 सैटरडे. ठीक है.
लेकिन लास्ट वाले केस में क्या हो रहा है, सैटरडे और संडे जहां आ रहा है, ये वाला केस तो हम पहले कंसीडर कर चुके हैं, तो इसको एक बार माइनस करना होगा आपको। ये बात आप समझ रहे होगे, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 फ्राइडे, लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 फ्राइडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 सैटरडे, और इसमें से हम माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग सैटरडे और संडे दोनों की इकट्ठी, इसको माइनस कर दोगे सैटरडे एंड संडे। ये नहीं सॉरी गड़बड़ हुई है क्या, सैटरडे संडे था, फ्राइडे से था यार। चलो कोई नहीं, वैसे केस तो वही सेम ही है, फ्राइडे सैटरडे और या फ्राइडे है तो सब सेम ही है। खैर वही होना है इसमें, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे संडे ले रहे थे। खैर एनीवे ये सेम ही रहेगा बेटे, जैसे मर्जी आप कर लो, ठीक है। फ्राइडे और सैटरडे दोनों इकट्ठे आए हैं, 53 फ्राइडे और 53 सैटरडे 1/7 केस में, सो 2/7 प्लस 2/7 माइनस 1/7, तो जो आंसर आएगा 3/7, ठीक है जी। सो ये 8 क्वेश्चन हमने यहाँ करा दिए हैं, सो ये बहुत है, इतना करो आप। और बेटे फिर मैं आगे कराता हूँ, अगर डाउट होंगे तो मैं कराऊंगा, डोंट वरी। थैंक यू।